तो दोस्तों आज हो गया 10 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कई अहम जानकारियाँ दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि देश में पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ कोरोना के लगभग 45,000 केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये नंबर कम नहीं है। ये नंबर इसलिए कम लगते हैं क्योंकि बीते हुए दिनों में देश कोरोना के पिक से गुजर चुका है। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर वीके पॉल ने ये भी बताया है कि देश से कोरोना की दूसरी लहर कब ख़त्म होगी। जानकारी दी गई है कि जब देश में कोविड के केस प्रतिदिन 10,000 पर पहुँच जाएंगे और ये आंकड़ा कम से कम 3 हफ्तों तक स्थिर रहा तब ऐसा कहा जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म होने के कगार पर है। दूसरी बड़ी खबर, पंजाब में कृषि कानून के विरोध के बीच बीजेपी का बड़ा ऐलान, सभी 117 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव बी.एल. संतोष ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार का गठन भी करेगी। आपको बता दें कि पंजाब में इससे पहले बीजेपी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन राज्य में केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध को देखते हुए अकाली दल ने साथ छोड़ दिया था। अकाली दल ने अब बीएसपी के साथ गठबंधन किया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस से सत्ता छीनने की कोशिश में जुटी हुई है। तीसरी बड़ी खबर, देश में कोरोना केसेस में गिरावट के साथ अलग अलग राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी होने लगी है। शुक्रवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर बयान जारी किया है। वहीं गुजरात में 15 जुलाई के बाद इसकी तैयारी हो रही है। गौरतलब है कि बिहार में भी स्कूल खोलने की तैयारियां चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने 9 से 12वीं तक के स्कूल खोलने की बात कही है। इसके मुताबिक 16 जुलाई से छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकता है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रहेगा। चौथी बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग की और 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का आदेश दिया है। इन प्लांट्स को देश भर में अलग अलग हिस्सों में स्थापित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग में अधिकारियों से कहा है कि वो सुनिश्चित करें ये जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर दे। इसके साथ ही मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने हॉस्पिटल स्टाफ को ऑक्सीजन प्लांट के संचालन और रख रखाव के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग दिए जाने पर भी जोर दिया है। पांचवी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएनजी के दामों में इजाफे को लेकर तंज कसा है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि महंगाई और विकास जारी है, जिसके कारण अच्छे दिन देश पर भारी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सीएनजी के दामों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि महंगाई का विकास जारी है, अच्छे दिन देश पर भारी है, प्रधानमंत्री की बस मित्रों की जवाबदारी है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के बीच दिल्ली समेत आसपास के शहरों में गुरुवार को सीएनजी भी महंगी हो गई है। लागत बढ़ने के कारण सीएनजी की कीमतें बढ़ाई गई है। छठी बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट से चिराग पासवान को तगड़ा झटका लगा है। चाचा पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता बनाने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लोजपा पर दावेदारी जताते हुए चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी। आपको बता दें कि जस्टिस रेखा पल्ली ने सुनवाई के दौरान याचिका को आधारहीन बताते हुए कहा है कि इसमें कोई दम नजर नहीं आ रहा है। न्यायालय इस मामले में याचिकाकर्ता सांसद चिराग पासवान पर जुर्माना लगाना चाहती थी, लेकिन बाद में उनके वकील के आग्रह पर ऐसा नहीं किया गया। सातवीं बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को लखनऊ में थे। उन्होंने यहाँ कहा है कि उत्तर प्रदेश में अब केवल मुस्लिम और यादव का फैक्टर नहीं चलेगा, यहाँ पर विकास की राजनीति होगी। असदुद्दीन ओवैसी बहराइच जाने से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत सिर्फ मुस्लिम यादव फैक्टर के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, इसमें सबकी भागीदारी ज़रूरी होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अलावा संकल्प भागीदारी मोर्चा एक विकल्प बनकर उभरेगा। लोगों आवाम को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल का बेड नहीं मिल रहा था। आज जो बेवा हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, वो बड़ी उम्मीद के साथ ओम प्रकाश राजभर के भारतीय संकल्प मोर्चा की तरफ देख रही है। उत्तर प्रदेश में योगी का मुकाबला होगा तो उन बेवाओं से होगा जिसकी हुकूमत ने उनको बेवा बना दिया कोविड के सेकेंड वेव में। उन बच्चों से होगा जो यतीम हो गए, जो बीजेपी की सरकार ने उनके माँ बाप को बचाने का काम नहीं किया। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का मुकाबला उन यतीमों से होगा जिनको इस हुकूमत ने यतीम बना दिया।
उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी का मुकाबला होगा उन नौजवानों के साथ जिनको 4.5 साल में बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज बीजेपी का मुकाबला इन तमाम लोगों से होगा। ये मीडिया ये चाहता है कि असदुद्दीन अवैसी की शख्सियत को सामने रखकर योगी का मुकाबला किया जाए। असदुद्दीन अवैसी एक शख्स का नाम नहीं है। असदुद्दीन अवैसी की जबान उन बेवाओं के लिए इंसाफ के लिए उठेगी। असदुद्दीन अवैसी की जबान उन बच्चों को जिनको यतीम बना दिया गया उन यतीमों के इंसाफ के लिए उठती आई और उठती रहेगी। असदुद्दीन अवैसी की आवाज एक शख्स का नाम नहीं है बल्कि उन गयूर नौजवानों के ख्वाबों को उनकी उम्मीदों को पूरा करने का नाम मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए और मजलिस का साथ दीजिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आकर मुझसे कह रहे हैं कि मजलिस को डिवाइड करती है, बताओ मैं 2014 और 19 का पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़ा, तुम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सके, तो नाकामी और नाहली तुम में है। हम तुमसे कहना चाहते हैं कि संकल्प मोर्चे का हिस्सा बनो और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की हुकूमत को हम शिकस्त देंगे। डीएनए 1 का हवाला देकर ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं। अगर डीएनए 1 है तो फिर धर्म के नाम पर एनआरसी और सीए क्यों आप लाना चाहते हैं? कि आप रद्द करेंगे? सवाल नंबर 3, अगर डीएनए 1 है, अब सब कुछ है, तो फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकियों के खिलाफ क्या आप हैं? क्या आप मॉब लिंचिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ मानव सुरक्षा कानून बनाने के लिए, ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए सरकार को कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है? क्या जो मुसलमानों पर, दलितों पर और पिछड़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले, कभी मंदिर से प्रवेश से रोका जाता है, कभी ओबीसी समाज को, मल्ला समाज को, कच्छप समाज का शोषण किया जाता है, कभी आदिवासियों का किया जाता है, कभी मुसलमान को देश से बाहर फेंकने की, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा बाहर फेंक दो, एक बयान आया कि मुसलमानों को काट देंगे, कहीं आया कि दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, कहीं आया कि ओबीसी समाज को हम अत्याचार करते हैं, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। क्या इस प्रकार से डीएनए 1 का यही फॉर्मूला है? दो बातें हैं भागवत जी, या तो आप उस हिंदुत्व के एजेंडे को नकार दीजिए जो सावरकर, गोलवलकर और हेगडेवार ने तैयार किया था कि कोई भी ईसाई और मुसलमान देश के लिए नहीं सोच सकता, अच्छा बंच ऑफ थॉट में लिखा था। अगर वाकई आप सबको एकजुट रखना चाहते तो हिंदुत्व के नाम पर नहीं, हिंदुस्तानी के नाम पर देश एकजुट होगा, जिस प्रकार देश की आजादी के लिए सब एकजुट थे, चंद नफरतबाजों को छोड़ करके।